2 साल का ड्रॉप हो रखा है, 1 साल का ड्रॉप हो रखा है, 3 साल का ड्रॉप हो रखा है, और हम सोच रहे हैं इस बार हमारा एम्स का एग्जाम निकल जाए। तो बातों से तो नहीं निकलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार नीट जैसा एग्जाम नहीं है, एम्स तो निकाल लेंगे, अगर ये गलतफहमी आप पाल रहे हो तो सीरियसली मत पालिए इससे, क्योंकि एम्स के एग्जाम में सिलेक्शन लेना इतना भी आसान नहीं है जितना कि आप खुद सोच रहे हो। सिंपल सी चीज है, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है तो इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखना है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो आपकी ड्रॉप ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो इस बार एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं 2025 के एंट्रेंस एग्जाम को, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। अगर आपने ये चीजें कर ली तो डेफिनेटली आप चाहे ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा टेलीग्राम चैनल, बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा रहा हूं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस की। 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस ही हैं। जैसे मैंने फर्स्ट पीडीएफ जो प्रोवाइड करवाई है उसमें करीब करीब 1480 क्वेश्चंस है, हर चैप्टर वाइज बायोलॉजी के ओनली। बट इसके लिए आपको कुछ पार्टिसिपेट करना होगा, और वो पार्टिसिपेशन क्या है, आपको इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो है मेरा 500 प्लस। अगर 500 प्लस वीडियो पे लाइक आ जाते हैं देन डेफिनेटली आपका सेकंड जो पीडीएफ फाइल है वो अपलोड हो जाएगा। फर्स्ट पीडीएफ फाइल आप देख सकते हो कितने शानदार तरीके से मैंने अरेंज करके आपको दी है, कि हर एक चैप्टर से, और चैप्टर के अंदर भी सब टॉपिक वाइज मैंने दे रखी है। आप उसको जाके एक बार देखना और फिर इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि आप सेकंड पार्ट आपको मिल पाए, या फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऐसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2025 के आप चाहते हो तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे वो। बात करते हैं सबसे पहले एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 की। अगर सिलेक्शन चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा, और एक अल्टीमेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी होगी इन आने वाले टाइम के अंदर। यानी जो हमारे पास 90 डेज बचे हैं अप्रॉक्सीमेट, इन 90 डेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसको हमें थ्योरी सेगमेंट में भी डिवाइड करना पड़ेगा, जहां पे हम हमारी थ्योरी को कवर कर पाए, और इसी के साथ साथ हमारी प्रैक्टिस इसको भी इंप्रूव करना पड़ेगा। तब जाके हमारे ये दोनों चीजें मिलके हमारे आपको सिलेक्शन देगी, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो 1500 बच्चे होंगे, क्योंकि आपको पता है 1500 सीटें ही हैं हमारे पास में, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ के लिए सेपरेट वीडियोस मैंने बना रखी है। आप जाके देख के आना कि किन किन बच्चों को यहाँ पे जो किस किस रैंक पे कट ऑफ जो है वो क्लोज होगी 2025 के अंदर एक्सपेक्टेडली। अब सबसे पहले बात करें स्ट्रेटजी को लेके, क्या स्ट्रेटजी में प्लान करनी चाहिए। अगर आप एम्स को एम बना के बैठे हो तो आप ये सोचो कि एम्स एक बहुत अपर लेवल की चीज है, तो उसके लिए प्रिपरेशन थोड़ी हट के करनी पड़ेगी। एक रेगुलर एक भेड़ चाल के तौर पे हम इसमें सिलेक्शन नहीं पा सकते। हम स्टेट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, नेशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका अपना एक लेवल है, अपना एक ऑरा है। आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा, तब जाके आप चीजों को और अच्छे से कर पाओगे। अब एग्जाम के पैटर्न को लेके बात करें तो हमारे पास में टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 100 आते हैं। सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं पीसीबी के अंदर। एंड जीके की बात करूं मैं तो 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर मार्किंग स्कीम में बात करें तो एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलता है, लेकिन अगर वहीं गलत कर बैठे उसे तो -1/3 आपके हाथ में आ जाएगा। -1/3 को कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर हमारा 1 मार्क्स कट गया है। और अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो सीबीटी मोड पे है। सिलेबस के तौर पे बात करें तो क्लास 11th एंड क्लास 12th का सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी, ये सिलेबस आपका रहेगा। आपके टिप्स पे अगर ये चीजें हैं तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब सिलेबस ब्रेकडाउन कैसे करना है, तो अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चुनिंदा टॉपिक्स को रख रहा हूं जहां से एम्स का ऑलमोस्ट 70% पेपर बन जाता है। और 70% का मतलब है एम्स में जस्ट सिलेक्शन लेना, जस्ट सिलेक्शन लेना। तो फिजिक्स में आप मोशंस यानी काइनेमेटिक्स को करके जाइए, ऑप्टिक्स को करके जाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके जाइए, एंड मॉडर्न फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनको करके जाइए। इससे मैंने 11th एंड 12th दोनों के टॉपिक्स रखे हुए। केमिस्ट्री में बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास में है ही है, और बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर को करके जाना है। अब मेनली अगर बात करें सर केमिस्ट्री तो आपने पूरा ले लिया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नेम रिएक्शंस हो गई आपकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके मैकेनिज्म हो गया, जो रिएक्शन है SN1 SN2 टाइप, NAR रिएक्शन एंड SNAR रिएक्शन, तो जितनी भी मैकेनिज्म है कुल मिला के आपके पास में 12 टाइप की जो मैकेनिज्म देखने को मिलती है वो सारी आपको कवर करके जानी है, उस पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बायोलॉजी में बात करें जेनेटिक्स हो गया आपका,
इकोलॉजी हो गया आपका, ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हो गए एंड रिप्रोडक्शन हो गया। ये मोस्टली वो सिलेबस है इंटायरली जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपके यहीं से इसी टॉपिक से आने हैं। जीके में बात करें, जीके में करंट अफेयर्स को लेके बात करें, एम्स की हिस्ट्री को लेके, यानी एम्स पहला एम्स कब स्टैब्लिश हुआ, या आखिरी एम्स कब स्टैब्लिश हुआ, या 2024 में कितने नए एम्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए गए हैं, तो इस तरीके के डेटास पे क्वेश्चन आएंगे। या गवर्नमेंट की क्या स्कीम है साइंस एंड टेक के बारे में पूछा जाएगा कि साइंस, जैसे कि एक सिंपल सा मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। करंट अफेयर्स में बात करें तो G20 समिट में इंडिया ने होस्ट किया, पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है। दूसरा, कितने डेलीगेट्स कंट्री को होस्ट किया था। एम्स हिस्ट्री में बात करें तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट जो एम्स है वो कहां स्टैब्लिश हुआ और किस सन में, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ। साइंस टेक के तौर पे बात करें तो आपको पता है कि अभी एक बीमारी जिसका वैक्सीन डिस्कवर किया गया था वो कौन सी है, एंड सेकंड चीज उस किस कंट्री ने उसको डिस्कवर किया। जैसे कैंसर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो कैंसर की वैक्सीन जो है वो किसने डिस्कवर किया, अभी रशिया ने डिस्कवर किया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं जनरली। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे से इन चीजों को क्लियर करते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से एग्जाम निकल जाएगा। अब मैन इंपॉर्टेंट चीज है हमारी मेनली, वो है स्टडी प्लान। आप अपने टाइम को बांट दो। मैंने टाइम को बांटा 90 डेज के अंदर, और फिर मैंने डिसाइड किया कि 60 डेज के अंदर मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करूंगा। यानी इन 60 डेज के अंदर मैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में जो थ्योरी सेगमेंट है, कोर कॉन्सेप्ट है, उनको कवर करूंगा। एक बार जैसे ही कोर कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा देन फिर मैं आ जाऊंगा इंटेंस प्रैक्टिस पे। यहां मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की, ज्यादा कुछ खास नहीं, 50 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, 25 केमिस्ट्री के, 25 फिजिक्स के। कोई बहुत बड़ा या हार्डकोर मेहनत मैंने नहीं की, लेकिन यहां आने वाले 20 दिनों में हार्डकोर मेहनत करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, यहां प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की। तो यहां पे प्रैक्टिस में क्या करना है, हमको जस्ट डबल करना एक बारी। जस्ट डबल करने का मतलब क्या हो गया, बायो में 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 50 क्वेश्चन फिजिक्स में। ये तो कंपलसरी कंडीशन है, करना ही करना है। इसके बाद में दिने हैं 2 मॉक टेस्ट पेपर, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मेरे हिसाब से आप इनमें से जो मॉर्निंग वाला पेपर है उसको इस तरीके से डिजाइन रखो कि आपका एम्स का जो एग्जाम होता है उस टाइम फ्रेम पे एग्जाम रखो, ताकि आपका ब्रेन उस वक्त हाइपर एक्टिव हो कि यार मुझे इस दौरान में सुस्ती नहीं लेके आनी है, मुझे पढ़ना है, मेरा ब्रेन एकदम स्पार्किंग होता रहना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट दिमाग में आती है उसके इर्द गिर्द की सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। उसके बाद में लास्ट का जो 10 डेज है ये आपके लिए है एक ऐसा टाइम फ्रेम जब आपको 10 दिन के अंदर अपने सिलेबस को 10 बार रिवाइज करना है इस तरीके से। और सबसे पहला स्टेप होता है इसका एक तो मॉक टेस्ट, कि आपको डेली मॉक टेस्ट देने हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट को यहाँ मिस नहीं करना है। अगर यहाँ मॉक टेस्ट आप मिस नहीं कर रहे हो तो आप सोचो लास्ट के 30 दिनों में आपने 60 मॉक टेस्ट दे दिए हैं। अब 60 मॉक टेस्ट को आप थोड़ा समझिएगा, एम्स के रियल टेस्ट आपने 60 दे दिया, इससे आपका एम्स का डर खत्म हो गया। दूसरी चीज, जब आप 31वें दिन रियल एग्जाम को दोगे तो आपको लगेगा यार ये तो नॉर्मल चीज है, मैं पिछले 1 महीने से देता पाया हूं, तो आपके ब्रेन को भी नॉर्मल लगेगा और आपका ब्रेन प्रॉपर 101% एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है। अब आपको रिवीजन करना है हाई वेटेज टॉपिक जो है, जो ऑलरेडी मैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे बता चुका हूं कि किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। उन टॉपिक्स को एक बार वापस से रीड आउट कर लो ताकि एग्जाम में कुछ चीजें भूलो ना। जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रिवीजन से ही आप सिलेक्शन ले पाओगे। आगे ये चीजें अगर आपने फॉलो की तो 60 + 20 + 10 यानी इन 90 डेज में हम हमारा सिलेक्शन ले बैठेंगे। तो इन 90 डेज का प्रॉपर प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब इस दौरान में आपको करना क्या है, इन 90 डेज में क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी गीता, अपनी बाइबल, अपनी कुरान, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। इसको जरूर से पढ़ना है। इसकी हर एक लाइन आपके टिप्स पे होनी चाहिए, आपकी टंग पे होनी चाहिए, तब तो सिलेक्शन में मजा आएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन देख रहे हैं और फिर सोच रहे हैं यार कौन सा होगा हमें पता नहीं, इसका मतलब आपने पढ़ाई में कंजूसी की है। यहां बिल्कुल भी किसी भी टाइप की कोई कंजूसी आपको नहीं करनी है। आगे बात करें, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। ये कहां मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे और आपके बैचेस में भी। तो ये भी मैंने आपको दे रखे हैं ताकि आपको एक जनरली आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं और अटेम्प्ट करने हैं मॉक टेस्ट को। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको डेली, जैसे यहां तो मैंने वीकली लिखा है, ये तो करना ही करना है आपको अभी से, बट उस टाइम पे आपको 60 मॉक टेस्ट करने हैं, यानी लास्ट के 1 महीने में जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। और रिवीजन डेली करना है। यहां पे आप रिवीजन मेरे बताए प्लान के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हैं, एक घंटा निकालिए, और लेट नाइट करिए जब आप सोने जा रहे हो।
ये इतना शानदार तरीका है कि आपके सिलेक्शन के लिए जितने भी मैंने बच्चों पे इंप्लीमेंट किया है, उन बच्चों ने मेरे को जो आके रिप्लाई दिया है कि भैया सीरियसली आपने जो कुछ भी बताया उसमें सबसे जरूरी चीज पता है भैया ये है, सुबह उठ के और शाम के अंत में, यानी जब रात में सो रहे हो उस वक्त ये जो रिवीजन का एक एक घंटा है ना भैया, हम सच माने ना, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मेरे बच्चों के वर्ड्स हैं कि भैया सबसे जरूरी चीज हमारे लिए यही निकली, इसकी वजह से ही हमारा सिलेक्शन हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता भैया। तो यही एक अलग चीज है जो आपको हमेशा करनी है, हर रोज करनी है। अगर आपसे 2-2 घंटे नहीं निकल पा रहे तो आप आधा घंटा निकालो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, एटलीस्ट 1 घंटा आपको जरूर निकालना है अपने रिवीजन के लिए। फिर आप अपने टाइम को मैनेज करो। ऐसा नहीं कि हमें स्केड्यूल बनाने बैठे तो 24 घंटे का पूरा स्केड्यूल बना दिया और शुरुआत के 3 घंटे में लैग हो गया तो वो पूरे दिन कंटिन्यू किया हमने, नहीं। आप 24 घंटे में अपने पढ़ने का टाइम जो है कम से कम 9 घंटे ही रखो, 9 घंटे से ज्यादा का टाइम मत रखो, ठीक है। और अवॉइड करो नेगेटिविटी को। अवॉइड नेगेटिविटी कैसे? नेगेटिविटी 2 तरीके से हो सकती है, एक हमारे रिजल्ट, हमारे मार्क्स को देख के, और दूसरे हमारे इन्वायरमेंट को देख के। अपने मार्क्स की नेगेटिविटी आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको इंप्रूव कर सकते हो, और अपने जो आसपास का एरिया है, अपना जो सराउंडिंग है, उस नेगेटिविटी को आप दूर कर सकते हो इग्नोर करके। आपको बस कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के लिए चीजें अपनानी है, आप नहीं, आपका रिजल्ट उनको जवाब देगा कि आप किस तरीके, किस लेवल की मेहनत कर रहे हो। बाकी अगर आप उनको सोचते रहोगे कि यार वो ये कह रहे हैं तो वो यही तो चाह रहे हैं कि आप बस उनकी बातों को सोचो, उनको सुनो। आपने पढ़ाई जहां आपके फोकस करना चाहिए वहां आप ना करो। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको जीतना है तो वो जो चाहते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, आप जो चाहते हो वो आपको करना है। तो इसके लिए अपने नेगेटिव एटमॉस्फेयर और नेगेटिव मार्किंग दोनों को आप अवॉइड करिए। उसके बाद में बेस्ट बुक क्या है आपके पास में, तो मैंने सबसे पहले एक चीज कही कि आपके पास में एनसीईआरटी आपकी सबसे बेस्ट बुक है। बट अगर आप एमसीक्यू बुक चाहते हैं तो आर्यन दिशा हो गया या एमटीजी हो गया, इसकी पीवाईक्यू बुक उठा लीजिए एम्स के लिए। आप एम्स के पीवाईक्यू पेपर तो नहीं मिलते हैं क्योंकि सीबीटी मोड पे होता है, तो आप नीट के जो 35 ईयर के या 30 ईयर के आपको पेपर्स मिल जाएंगे, उनको आप सॉल्व करिए। और कैसे? परेशान मत होना, देख देख कर सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व करना, मेरी बात को मानना, और इस चीज को आप 3 से 4 बार करना मेरे बच्चों, 3 से 4 बार। यानी कि सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो ये एमसीक्यू बुक जो है इसको आपको पढ़ना है, ना कि सॉल्व करना है। 3 से 4 बार अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया तो मुझे इतना भरोसा है आपके ऊपर कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस करेक्ट करके आओगे, क्योंकि हूबहू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन तो डिटेल में एकदम वैसा के वैसा मिलेगा, और कुछ क्वेश्चंस में आपको डेटा चेंज मिलेगा। तो ये चीजें आपको फॉलो जरूर करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। बाकी जीके के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप जनरल बेसिस पे, जैसे जो जनरल कॉम्पिटिशन होते हैं उस लेवल का जीके हमारे नहीं पूछा जाता। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, ड्वार्फेस्ट, ये चीजें ही जनरली पूछी जाती है। अगर आप जीके क्लास कर रहे हो तो आपके लिए मोर देन इनफ है। बाकी फास्ट ट्रैक बैच में हर एक चीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, इससे मोर देन इनफ। कोई भी डाउट हो आपको, आप कॉल कर सकते हो 9352188704 पे। नो डाउट, कोई भी परेशानी हो आप जस्ट कॉल करिएगा अपने जय भैया को, आई विल हेल्प यू बेटा एज पॉसिबल। जितनी है मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं डेफिनेटली आपकी करूंगा। बस आपको नंबर डायल करना है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो आप मेरे को कॉल करिएगा, वी कैन सॉल्व बेटा टुगेदर, ठीक है। तो ये फाइनल मैसेज मेरा आपको यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेक्शन के लिए जो जरूरी है 100%, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चाबी है जो आपको आपकी ड्रीम कॉलेज एम्स तक लेके जाएगी, और कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो आपको एम्स तक लेके जाए। यही एक ऐसा शॉर्टकट है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक लेके जा सकता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर ये हेल्पफुल रहा है तो जैसा कि मैंने टारगेट बताया कि 500 लाइक्स पे एक नई पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, और उसमें भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।